हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, मैं आपको करा रहा हूँ यूपी पीसीएस और आरओआरओ एग्ज़ाम के तहत एमसीक्यू सीरीज़ को, जिसके तहत हम देख रहे हैं पॉलिटी के एमसीक्यूज़, और उसमें ये हमारा चौथा लेक्चर है। और आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, यानी कि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है। और इससे पहले के 3 लेक्चर्स में हमने इससे नागरिकता को देख लिया है, प्रियम्बल को देख लिया है, फंडामेंटल राइट्स वाला वीडियो देख लिया है और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला। तो इस वीडियो को चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो ये आरओआरओ और पीसीएस जैसे एग्जाम्स में ये भाग वगैरह भी पूछ लिया जाता है। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4A में आते हैं। ठीक है, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य आते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर भाग 4 की बात करें तो जो हमारा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, वो जो हैं वो आते हैं भाग 4 में, और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य आते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, और 4 का या ये अनुच्छेद 51A, यानी कि भाग 4A है और अनुच्छेद 51A के तहत सारे के सारे, यानी कि टोटल 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी बात इसमें की गई। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। याद रखना है, आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में यह भी पूछा जा सकता है कि हमारे मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में तो थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई भी जिक्र नहीं था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, इमरजेंसी का दौर वो चल रहा होता है, इंदिरा गांधी वाला, उस समय ये संशोधन होता है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और इसी के तहत भाग 4A जोड़ा जाता है, और उसी के तहत 51A आपका जो है आर्टिकल जोड़ा जाता है, और इसी के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित हैं। तो ये वर्तमान का जो उस समय तत्कालीन जो यूएसएसआर था, आपका जो सोवियत संघ जो था, जो टूट करके रूस बन गया और 10 देश और बन गए, उससे प्रेरित हैं। और ये किसके अनुशंसा पे बने थे ये भी पूछा जाता है। तो मौलिक कर्तव्य आपके स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर गठित हुए। तो इतनी बातें आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में याद रखनी है। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बता दूं, इससे पहले वाले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे वो भी एमसीक्यू फॉर्म में है, उन वीडियोस को भी जाकर जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको उन सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, होता क्या है, जैसे जो चैप्टर इसके एमसीक्यू में आपको कराना हो, इसमें व्याख्या के थ्रू या मैं आपको जो भी चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ, उन सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, और दो बार कम से कम वीडियो अगर देख लेते हैं एक वीडियो, तो आपका वो चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाता है। उसमें जितने भी फैक्ट या कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब ऐसे ही कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए खैर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से ली गई है। अभी हमने ऊपर से बताया था, तो वो ली गई थी जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, और अभी हमने जो ऊपर देखा था, वो मौलिक कर्तव्य थे, वो लिए गए थे आपके यूएसएसआर से। ठीक है, तो इसमें ये दो के ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो डीपीएसपी है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये आयरलैंड और स्पेन भी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है और मौलिक कर्तव्यों का भाग 4A में है। ठीक है, और ये आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक में है, और 51A की अगर बात आएगी तो आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं, और यह वर्ष 1937 में आयरलैंड के संविधान से उद्धृत किए गए थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और ये हमारा संविधान तो 1950 में लागू हुआ। ठीक है, और आज़ादी 1947 के बाद वो बनना शुरू हुआ 48 से। लेकिन आपको याद रखना है कि आपके जो नीति तत्व हैं वो कब लिए गए थे संविधान में, तो वो 1937 में ही ले लिए गए थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे जितने भी जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं नीति निर्देशक तत्व वाले उनको देख लेते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, और इसको 2 से 3 बार लगा लेंगे कहीं पे भी सामने, या मतलब इसको पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें भूल जाती हैं और आपके एग्जाम में मिलान करने को पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 37 है वो कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 37 ये कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं। इसका आशय ये है कि आपके अगर नीति निर्देशक तत्वों का वायलेट हो रहा है कोई, या गवर्नमेंट उसको लागू नहीं कर रही है, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा था, तो जो फंडामेंटल राइट्स थे हमारे मूल कर्तव्य मूल अधिकार,
उसका अगर वायलेशन होता है था तो आप कोर्ट में जा सकते थे, ठीक है। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत हाई कोर्ट में, ठीक है। अनुच्छेद 40 जो है ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ग्राम पंचायतों से रिलेटेड बात करता है, ठीक है। तो इसको भारत सरकार ने लागू कर दिया है। अनुच्छेद 44 ये तो बहुत चर्चा में आजकल है, तो पूछा जा सकता है। ये जो हमारा यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, उसका जिक्र इसमें आता है, ठीक है। अनुच्छेद 45 जो है वो बालपन पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन से रिलेटेड है। और 48A पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। तो ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 48 और 48A, क्योंकि यहाँ से मतलब आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, ठीक है। 48 में कृषि एवं पशुपालन है और 48 में पर्यावरण संरक्षण है, वन्य जीवों की सुरक्षा है, ठीक है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डीपीएसपी के आर्टिकल हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अभी हमने ऊपर देखा, तो ये अनुच्छेद आपका 47 है, अनुच्छेद 37 है, जो ये निर्धारित करता है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या लागू योग्य नहीं है, ठीक है। बाकी डीपीएसपी अनुभाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से ली गई। तो हमने ऊपर देखा था, तो ये हम लिया है आयरलैंड के संविधान से। भारतीय, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन बार बार उसी टाइप से आ रहे हैं, तो इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा और आप लोग भूलेंगे नहीं बार बार अगर वही चीज़ें आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो भाग पूछा है, मूल कर्तव्य हमने अभी ऊपर देखा था, ये भाग 4A में है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। भारत के संविधान में प्रारंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि मूल संविधान में हमारे मूल कर्तव्य नहीं थे, ठीक है। बाद में स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई, उसकी संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 4A को जोड़ा गया और इसके तहत अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया, ठीक है। और 51A के अंतर्गत ही मौलिक कर्तव्यों की जो कुल संख्या है वो 10 है। हालांकि जब 1976 में जोड़ा गया था उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वो बाद में संशोधन करके 2002 में एक और बढ़ाया गया था, हमारा 11वां वाला, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट हुए थे। तो ये भाई हमने ऊपर देखा 1976 में हुए थे, ठीक है। व्याख्या में देखते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति थी, 1976 संविधान संशोधन था 42वां आपका, और भाग 4A 51 जोड़ा गया था और उसमें उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और वर्तमान में जो आपका 11वां था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संविधान के किस संशोधन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता दी गई थी। तो ये हमारा 42वां संविधान संशोधन था, हमने ऊपर देखा, ठीक है। और इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ ले, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, वही सब बातें हैं जो हमने ऊपर बात को बता रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसमें कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पीसीएस और आपके आरओआर के एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों का जो आयोजन है ये गांधीवादी सिद्धांत है। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की जो संकल्पना दी थी उसी के आधार पर डीपीएसपी में हमारे ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई थी। तो जैसे कि आपको पता है कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों का जिक्र कर दिया गया था, ठीक है, संविधान में शामिल कर दिया गया था। तो ये गांधीवादी संकल्पना थी ग्राम पंचायतों का गठन। ये किस अनुच्छेद में आता है, हमने ऊपर देखा, ये अनुच्छेद 40 में आता है, ठीक है। तो यही गांधीवादी दर्शन पर आधारित थी। देखते हैं कि राज्य के नीति सिद्धांतों में निम्न सिद्धांतों में गांधीवादी दर्शन पर आधारित ग्राम पंचायतों का आयोजन था। गांधी जी ने नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना और मद्यपान निषेध है। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योग और मद्यपान निषेध, ठीक है। ये सब गांधीवादी दर्शन के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो ये हमने ऊपर देखा कि भाग 4 जो है आपका वो नीति निर्देशक तत्व पर से रिलेटेड है, ठीक है। ये भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये चीज़ इसमें ये लाइन आपको याद रखनी कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ऐसे क्वेश्चन अब बनने लगे तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि डीपीएसपी को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है। तो वो कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ऑस्टिन नाम आप याद रखेंगे, ये मतलब फिलोसफर थे और जो आपके पॉलिटिकल थिंकर होते हैं वो थे ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में यह किसने कहा कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में उस देय चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन अब शुरू हुए हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन इस टाइप के बनने लगे हैं, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल कहने का मतलब ये क्वेश्चन हमारा ये है कि डीपीएसपी किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। ये केटी शाह का वचन था, ठीक है। ये लोग आप लोग याद रखें, इस टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं और किसने क्या कहा, आप लोग इसको एक अपनी मतलब
पेन कॉपी वगैरह लेकर बैठा करिए, उसको लिख लीजिए, ठीक है। और लिख के ऐसे आपको मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 5-6 स्टेटमेंट मिलेंगे, उनको लिख के आप लोग अपने रूम में, लाइब्रेरी में, जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे लगा लिया करिए सामने, ताकि वो आपकी नज़रों में बार बार आते ना, और इससे वो चीज़ें आपको मतलब उंगलियों पर रट जाती हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत जल्दी आंसर पहचानने में मदद करती हैं, ठीक है। तो ये ऐसा आप करा करिए। संविधान सभा में केटी शाह ने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में उस देय चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। तो ये आपका अनुच्छेद 39 है, ये आप लोग याद रखेंगे, ये डीपीएसपी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका जो अनुच्छेद 39 है वो ये घोषणा करता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नीति निषेध सिद्धांत किस देश से लिए गए, आयरलैंड से, हमने अभी ऊपर देखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद है, हमने ऊपर देखा था कि अनुच्छेद जो 51 आपका है, 51 का या 51A जो है वो मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है, ठीक है। इसकी व्याख्या में भी वही सब बातें लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से जैसा राज्य के नीति निषेध तत्वों में शामिल हैं। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो ये आपको पता है कि ये आपके नीति निषेध तत्वों में नहीं है, बल्कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स में आता है। फार में जो हमने प्रीवियस वीडियो करा था उसमें ये सब देखा था, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है मादक पेयों एवं स्वास्थ्यों के लिए हानिकारक औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। ये आपके आता है उसमें डीपीएसपी में, तो ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी केवल 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कथन 1 सही नहीं है, क्यों नहीं सही है, क्योंकि यह मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 23 में लिखा गया है, ठीक है। तो भाग 3 में आपके क्या आता है, मौलिक अधिकार, और अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है, ठीक है। और बाकी आपको पता है ये जो मादक पेयों और स्वास्थ्य के हानिकारक औषधियों, इसका जो प्रतिषेध किया गया है, यह आपके डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद 47 में इसका जिक्र किया गया है। ये अनुच्छेद जो भी आ रहे हैं डीपीएसपी के, ये आप लोग ज़रूर रट लेंगे, क्योंकि आपके पीसीएस का एग्जाम हो चाहे आरओआर का एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं और उसमें मिलान करने को दिया जाता है। 4 ये इधर लिख दिए जाते हैं अनुच्छेद, और 4 इनकी बातें लिख दी जाती हैं, और आपको मिलान करना हो तो नीचे ABCD के 4 के ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, आपसे पूछा है, ठीक है। तो लोक चुनाव में मतदान करना, जी हाँ, यही आपका मूल कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मतदान करना मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, ये मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या में भी वही सब बातें लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है, यह है कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना। और ये 4 प्रावधान लिखे गए हैं, आपको बताना है कि कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं, ठीक है। इनमें से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। तो ये यूसीसी जो आर्टिकल 44 में है वो गांधीवादी सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो ये गांधी वाला सिद्धांत नहीं आएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा है ग्राम पंचायतों को गठित करना, जी हाँ, आर्टिकल 40 के तहत जो ग्राम पंचायतों का गठन है वो गांधीवादी संकल्पना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, जी हाँ, गांधी ने ग्राम स्वराज कुटीर उद्योग वगैरह की बात की थी, तो ये वाला भी हो जाएगा। चौथा है कि सभी कर्मचारियों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये 2 और 3 स्टेटमेंट गांधीवादी दर्शन से प्रेरित हैं, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पीसीएस वाले एग्जाम में अब आपका आजकल खूब आने लगे हैं। ये क्वेश्चन होते ईजी हैं, लेकिन क्योंकि बड़े होते पढ़ने में समय ज़्यादा लगता है, इसीलिए थोड़ा टफ बन जाते हैं। बाकी अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा तो आप एग्जाम में ज़रूर कर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, जी हाँ, ये वाला सही है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, तो ये जो कमजोर वर्गों की रक्षा है सामाजिक अन्याय के खिलाफ, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, जी हाँ, वैज्ञानिक चेतना का विकास, वैज्ञानिक चेतना वगैरह का जो विकास है वो हमारे मूल कर्तव्य में आता है। अगला है कि वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। तो इसमें 1, 3 और 4 जो है वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो ये आप सबको पता है कि देश के शासन चलाने के लिए ही डीपीएसपी का गठन किया गया था, और ये भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार को ये निर्देश हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो सही हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जैसे डी वाला ऑप्शन है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों लिखे हैं, तो आपको ये लगेगा कि अधिकार और कर्तव्य मिलकर तो सब बनता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देश के शासन के लिए आधारभूत क्या है, तो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं यही देश के शासन के लिए, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि देश के शासन के लिए
भारत के संविधान के अनुसार नीति और कानून बनाते समय राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को ही आधार बनाया जाता है। इस नीति का लक्ष्य है देश में आर्थिक और सामाजिक परिवेश इस भांति हो जिसमें हर नागरिक एक अच्छी जिंदगी जी सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार पर कड़ी नज़र रखने का काम करता है और यह नागरिक के हाथों दिया हुआ एक मापदंड भी है जो सरकार के कार्यों को नाप तोल सके। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये आपको पता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ही जो आर्टिकल 51 है उसमें जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 51 में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किसमें किया गया है? संविधान की उद्देशिका में। क्या ऐसा है? जी नहीं, उद्देशिका में ऐसा नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी ऐसा नहीं है और मूल अधिकारों में भी नहीं है, और ये है मूल कर्तव्य में। ठीक है, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसको अक्षुण्ण रखना, ये देश के जो मूल कर्तव्य हैं उसमें शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य जो है वो भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में दिए गए हैं। ठीक है, मूल कर्तव्यों के बारे में ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, और बाकी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे जितने भी आपके मूल कर्तव्य हैं। आप इनको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 बार आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा और आपका ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं ये जो 10 थे यहाँ तक, ये आपके मूल समय मतलब जो 1976 में जोड़े गए थे उसमें थे, और 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये छठा वाला जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये वाला 2002 में जोड़ा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है। तो ये निहित है आपके नीति निर्देशक तत्व में। हमने ऊपर देखा था कल्याणकारी राज्य भारत है, ऐसा आपके नीति निर्देशक तत्वों में जिक्र किया गया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें से कौन जोड़ा गया था? तो इसमें जो ये वाला जोड़ा गया था कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित सिद्धांत जोड़े गए। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, ये अनुच्छेद 43 में है आपके। ठीक है, इनके अनुच्छेद आप लोग याद रखेंगे। और अनुच्छेद 39A की बात करें तो इसमें ये पूछा जाता है कि निःशुल्क कानूनी सहायता की बात इसमें की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं कि अगला है 39F की बात करें तो इसमें बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं प्रदान करना। और 48A की बात करें तो इसमें पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में 2 स्टेटमेंट हैं कि विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। क्या ऐसा है? जी नहीं। जो डीपीएसपी हैं वो किसी भी तरह से जो हमारी विधायिका है, लेजिस्लेचर है, उसके कृत्यों पर निर्बंधन मतलब उस पर रोक नहीं लगाते हैं। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, ऐसा भी नहीं है। डीपीएसपी किसी भी तरह से मतलब ये वाद योग्य नहीं है, तो ये किसी पर भी निर्बंधन आरोपित नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण और सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु केंद्र व राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करते हैं। इन्हें प्राप्त करके ही भारतीय लोकतंत्र वास्तविक अर्थों में वह लोकतंत्र बन सकता है जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। इसका प्रयोग सरकार अपनी नीतियों के निर्धारण में करती है। ये विधायिका या कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन आरोपित नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में क्या सही है आपको बताना है। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। जी हाँ, ये सही है एकदम से। ठीक है, और वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित, हाँ संबंधित तो है ही हैं, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 2 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछे जाते हैं और यूपीपीसीएस में भी पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। जैसे हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला ऑप्शन क्या है कि राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऐसा नहीं है, डीपीएसपी इसके लिए नहीं है। सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ये भी नहीं है। गांधीवादी प्रजातंत्रों को स्थापित करना, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आपके डीपीएसपी में 2-3 मतलब बिंदु ऐसे हैं जो गांधीवादी दर्शन को प्रतिपादित करते हैं, लेकिन क्या डीपीएसपी संपूर्ण गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए है? ऐसा नहीं है। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए है। जी हाँ, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा रट लिया करिए कि डीपीएसपी का संबंध सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र से है, ना कि किसी अन्य एक प्रजातंत्र से। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित। हमने ऊपर देखा है कि अनुच्छेद जो
51 है हमारा, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। ठीक है, ये हम यहाँ पे जितने भी डीपीएसपी के अनुच्छेद दिए गए हम सब ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति सिद्धांतों के बारे में आपको विचार करना है। पहला है कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। हमने अभी ऊपर देखा कि सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र के लिए डीपीएसपी होते हैं। जी हाँ, तो ये वाला सही हो जाएगा स्टेटमेंट। अगला है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। जी हाँ, ये भी सही है। इनको हम न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय यानी कि इनका वायलेट होने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और न्यायालय में यह प्रवर्तनीय नहीं है ऐसा अनुच्छेद 37 में कहा गया, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। और ये लिए कहाँ गए, आयरलैंड से, और ये 1917 के आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का सही वर्णन नहीं करता है। निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये तो करता है, सही है। निदेशक तत्व राजनीतिक संस्वीकृति रखते हैं, ये वाला गलत हो जाएगा। ये निदेशक तत्व जो है वो राजनीतिक संस्वीकृति नहीं रखते हैं, ठीक, ये वाला गलत हो जाएगा। अगला है, निदेशक तत्व राज्य विधान के लिए उद्देश्यों की घोषणाएं हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। निदेशक तत्व सभी भारतीयों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख एवं समान आय का वचन देते हैं, तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत हो जाएगा, यानी कि वो गलत है तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके आंसर में यही पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर, कि भारत के संविधान में अंतर्निविष्ट मूल कर्तव्यों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो मूल कर्तव्य रिट अधिकारिता के माध्यम से परिवर्तित किए जा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। रिट अधिकारिता इसके लिए जारी नहीं हो सकती। अगला है कि मूल कर्तव्य संविधान के अंगीकरण के समय से ही इसका एक भाग है। क्या मूल कर्तव्य संविधान के अंगीकरण से हैं? जी हाँ, ये भी गलत है, क्योंकि ये सब जो है वो 46वें संविधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, अगला है, मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान का भाग बने। जी हाँ, ये सही है। अगला है, मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते। जी हाँ, ये भी सही है। यहाँ पे केवल लगा है तो आपको गलत नहीं करना है, बल्कि ये सही स्टेटमेंट है। मूल कर्तव्य जो है भारतीय नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशी के लिए। तो आपका तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 3 और 4 जो है वो सही होगा। ठीक है, इसकी व्याख्या में वही सब लिखा हुआ जो हम ऊपर कई बार देख चुके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व का प्रयोजन क्या है। ठीक, इसका प्रयोजन क्या है। तो ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राज्य की नीति का मार्गदर्शन करेंगे। जी हाँ, ये राज्य को एक मार्गदर्शन देने के लिए बनाए गए सिद्धांत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, गांधी जी के विकेंद्रित राज्य के विचार का कार्यान्वयन इसमें नहीं किया गया। गांधी जी की 2 बातें इसमें शामिल हैं, हमने ऊपर देखा है कि ग्राम स्वराज्य और ग्राम पंचायत और हथकरघा उद्योग वगैरह जो है, कुटीर उद्योग, वो सब इसमें शामिल हैं। ठीक है, सरकार द्वारा यादृच्छिक शक्तियों के प्रयोग का नियंत्रण ये भी नहीं है, और समाज के पिछड़े वर्ग के कल्याण को संवर्धित करना ये भी नहीं है। अब इसकी व्याख्या में वो सब बातें लिखी हुई जो हम ऊपर कई बार देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, कि अधिकार परीक्षा रिट के जारी होने के लिए निम्नलिखित दशाओं में से कौन सी आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कार्यालय आवश्यक रूप से सरकारी होना चाहिए और इसे एक संविधि अथवा स्वयं संविधान द्वारा सृजित होना चाहिए। जी हाँ, ये वाला सही स्टेटमेंट हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अधिकार परीक्षा सरकारी अधिकारियों के लिए ही जारी होती है। ठीक है, जो कोर्ट जारी करता है, ये किसी भी प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट संस्था के विरुद्ध जारी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला है कि कार्यालय आवश्यक रूप से मूल कार्यालय होना चाहिए और एक ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी कर्मचारी का कार्य या नियोजन मात्र किसी दूसरे की इच्छा या उसके प्रसाद पर्यंत हो। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि आवश्यक रूप से कार्यालय जो है वो आवश्यक रूप से मूल कार्यालय ही हो, ऐसा कोई आवश्यक प्रावधान नहीं है। ठीक है, अगला है, कार्यालय में ऐसे व्यक्ति के नियोजन में संविधान अथवा संविधि अथवा सांविधिक उल्लंघन होता रहा है तो इसके लिए भी अधिकार परीक्षा जारी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है वो इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं कि अधिकार परीक्षा रिट को उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोक पद पर है जिसे धारण करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। इस रिटी द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। यदि उसका दावा निराधार है तो वह उसे पद से निष्कासित कर देता है। इस रिट के माध्यम से किसी लोक पदाधिकारी को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश देने से रोका जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिकों का मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्र की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा करने के लिए आह्वान किया जाए, ये वाला हमारा मूल कर्तव्य है। इसके अलावा पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग ये मूल कर्तव्य में नहीं आता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण जो है ये भी मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो है भारत के इतिहास के विषय में आधिकारिक जानना, इतिहास के बारे में भी जानना मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ये हमारे मूल कर्तव्य लिखे गए, हमने ऊपर भी आपको दिखाया, आप इनको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
ये इसमें से मतलब कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो भी पीडीएफ बना है इसमें ये उस टाइम करंट में रहा होगा, ये करंट वाला क्वेश्चन एक पीडीएफ में गलती से आ गया है। खैर इसको हम मतलब स्किप करते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन है। तो हमारा ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक मिनट, जी हाँ, अब देखते हैं भारत के संविधान के अधीन नागरिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो इसमें आपका जो सी नंबर है कि राष्ट्र की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब भी आवश्यक हो, ये वाला यही वाला क्वेश्चन ऊपर भी लिखा था, वही बात इसमें लिखी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है। तो इसमें जो पर्सनल लॉ वाली बात होती है, सुविध विधि यानी कि जिसको पर्सनल लॉ कहते हैं, ये हमारे डीपीएसपी में नहीं है। इसके अलावा ये जो सारी बातें लिखी गई ये डीपीएसपी में है। ये जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण या डीपीएसपी का भाग है। ठीक है, ये मूल कर्तव्य का भाग नहीं है, यह बात आपको याद रखना है। अगला है कि किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो हमने ये देखा या स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन से कथन इसमें सही है। संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंधित प्रावधान भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं। जी हाँ, जी नहीं, सॉरी इसमें ये सभी राज्यों में लागू नहीं होते, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में लागू नहीं होते। इससे पहले कश्मीर में भी लागू नहीं होते थे, हालांकि अब ये कश्मीर में जब से धारा 370 हटी तब से कश्मीर में लागू होने लगे हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला है, जम्मू कश्मीर के मामले में संसद राज्य सरकार की सलाह से संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सके जिसका अधिमिलन पत्र में उल्लेख है। ये बात अब तो हट गई है, क्योंकि अब वहाँ पे केंद्र सरकार का पूर्णतः कानून लागू होगा। तो उस हिसाब से अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट मतलब पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा और दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा आज के हिसाब से, लेकिन जब ये क्वेश्चन था उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही था। क्यों? क्योंकि तब जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। अगला हमारा क्वेश्चन 38 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। ठीक है, राज्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों को समान अधिकार मिले। जी हाँ, ये वाला सही है। और ये जो है ये आपके निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। जीविकोपार्जन का प्रयास राज्य करेगा आपके लिए, ऐसा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी अगला है, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान अधिकार, ये शामिल है उसमें। काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाएं हैं, ये भी शामिल है। स्पृश्यता के उन्मूलन हेतु राज्य विशेष प्रयास करेगा, ये भी उसमें शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन डीपीएसपी के में शामिल है। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध, ये उसमें नहीं है, यह फंडामेंटल राइट में है। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोग का प्रतिषेध, ये वाला है उसमें। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, केवल 2। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीट कर रहे हैं, जो ऊपर हम देख चुके हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं, मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है कि मौलिक अधिकार सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। ये वाला सही है एकदम। मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं होते हैं, ठीक है, और तथा वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं। क्या ऐसा है? जी हाँ, ये वाली सही बात है। अगला है, 1976 में संविधान में व्यापक संशोधन करते समय यह अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। 1976 में व्यापक संशोधन के समय मौलिक अधिकारों का जिक्र नहीं किया गया था, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। बाकी 1 और 2 जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या में भी वही सब बातें लिखी जो हम ऊपर कई बार पढ़ सकें। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही नहीं, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, तो ये वाला सही है। राज्य के शासन में राज्य की निर्देशक तत्व मूलभूत हैं, ये भी सही है। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में निर्देशक तत्व को लागू करे, ये भी सही है। निर्देशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवादी देश बनाने के लिए निर्देशित है, जी नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। निर्देशक तत्व भारतीय संविधान को या भारतीय राज्य को एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करता है, ना कि पूंजीवादी राज्य की। तो ये डी वाला है, ये गलत हो जाएगा, यही वाला सही है, यानी कि इसका अधिकार उसमें नहीं है। ठीक है, यही चीज़ इसकी व्याख्या में भी लिखी गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है 42 नंबर कि राज्य, इसमें सही बताना है क्या है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए। जी हाँ, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए हमने ऊपर भी देखा था, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठापित मूल अधिकार आमतौर पर यथोचित निर्बंधनों के अधीन है। जी हाँ, मूल अधिकारों पर भी मतलब निर्बंधन लगाया जा सकता है, तो ये वाला भी सही है। अगला है, धर्मनिरपेक्षता किसी भी देश के संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है, तो ये वाला तो सही नहीं होगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। लेकिन अगर हम इसमें कहा जाए कि किसी भी संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है किसी भी देश की, तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो तीसरा वाला गलत होगा। तो ये 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि हम देखते हैं कुछ देश हैं जो गैर धर्मनिरपेक्ष, जैसे अफगानिस्तान, ब्रुनोई, इजराइल वगैरह। ठीक है, ये सब इसमें दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ये है। राष्ट्र की प्रतिरक्षा करना, ये भी है। अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ये भी है।
ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना ये मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि ये डीपीएसपी का पार्ट है, आपके जो है नीति के निश्चित तत्वों का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी व्याख्या में मौलिक कर्तव्यों के बारे में लिखा गया और कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हमने कई बार आपको दिखा चुके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ये जो आपके जो है वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या कहती है कि संविधान 46वां संविधान संशोधन, सॉरी 46वां नहीं 86वां संविधान संशोधन, ठीक है 86 2002 ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 का यानी कि 21A ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है कि मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा RTE अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार, जिसको कि राइट टू एजुकेशन कहते हैं, उसको अनुच्छेद 21A के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है और जिसमें औपचारिक स्कूल जो कतिपय अनिवार्य मानदंडों और मानकों को पूरा करता है, उसमें संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। ठीक है, ये थोड़ा मतलब किताबी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें मतलब वही है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ऐसी बात कही गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए। आयरलैंड से, ऊपर हमने देखा है। अगला है कि कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो ये आपको भी पता है, ये देख के आप लोग अंदाजा लगा लेंगे, धार्मिक राज्य की स्थापना करना ऐसा डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं है। डीपीएसपी का उद्देश्य सिंपल था, हमने ऊपर आपको बताया भी है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित। तो ये भी हम देख चुके हैं, अनुच्छेद 51। अगला है कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में। तो मूल कर्तव्य आपको पता है भाग 4A में है, यानी कि 4 का में है। ठीक है, अगला है मौलिक कर्तव्यों के संबंध कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो यही वाला सही नहीं है, ये गलत है। परमादेश मौलिक कर्तव्यों के लिए जारी नहीं होता। इसके अलावा ये जो है उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, ये सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये वाला गलत है कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसकी व्याख्या में भी वही बातें लिखी हुई हैं। अब अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता, बल्कि आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो डीपीएसपी में आता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ठीक है, नेक्स्ट और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A यानी कि मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। तो इसमें जो राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना ये मौलिक कर्तव्यों में है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना ये भी है। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना ये भी उसमें शामिल है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला शामिल नहीं है। माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। आप माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, इसके लिए आप कहीं भावनाओं में बहकर इसको सही ना कर दें। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखना, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा ये मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम कंप्लीट MCQs करेंगे संघीय कार्यपालिका के। इसके बाद हम संघीय विधायिका देखेंगे, फिर हम न्यायपालिका देखेंगे, फिर हम राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका देखेंगे। ऐसे करते करते हम संपूर्ण पॉलिटी के जितने भी चैप्टर हैं वो सबको कवर कर लेंगे MCQ के माध्यम से। और ऐसे ही आपको एक एक वीडियो मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहे हैं और आपको लग रहा है आने वाले एग्जाम में आपको यूजफुल होंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं किया। और इसके अलावा आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, आरओ की, यूपीएससी वगैरह की। ठीक है, तो चूँकि उनको भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।